हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो मतलब हमारा जो 12th का सीरीज चल रहा है, ठीक है, डिटरमिनेंट का, तो उसी को हम लोग आगे करने वाले हैं। सबसे पहले आप सबका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आइए आज हम लोग डिटरमिनेंट में आगे देखेंगे। पहले भी डिटरमिनेंट का 2 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप उस पर जाएंगे सबसे पहले और उसको वॉच करेंगे, तब ये वॉच करेंगे, ठीक है, आज वाला। तो आज हम लोग सबसे पहले ना मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग पिछले क्लासेस में पहला हमारा जो गया है सेशन, 2 सेशन जा चुके हैं अभी तक। तो पहले में हमने 2/2 के बारे में बात किया था, 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन भी है डिटरमिनेंट का। फिर अगला जो था वीडियो, उसमें हमने मतलब 3/3 के बारे में बताया, कैसे सॉल्यूशन कौन से। तो प्रॉपर्टीज, तो पहला प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई एक डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ लेते हैं ना, कुछ भी लेते हैं, ये एक डिटरमिनेंट उठा के ले लिए हम, ठीक है ना, कुछ भी, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी का कहना है कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक स्पेसिफिक रो, कोई एक स्पेसिफिक रो या फिर कोई एक स्पेसिफिक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 है तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो ये इस तरह से। तो इसका देखिए, आपको दिख रहा है ना, पहले पता है कि क्या है, R1 R2 R3, C1 C2 C3। तो इसमें देख के मिल रहा है कि जो C2 का एलिमेंट सारा 0 है, एलिमेंट जो है C2 का, ये क्या है, सारा क्या है, 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। समझ आ रहा है, थोड़ा सा तो समझ आ ही रहा होगा। पॉइंट अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं आप कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक स्पेसिफिक रो या कोई एक स्पेसिफिक कॉलम अगर 0 है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो एक और लेके दिखाते हैं एग्जांपल, जैसे कि आपका इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 0 0 0 समथिंग। तो देखिए इसमें क्या है, R1 R2 R3 क्या है, R3 का सारा एलिमेंट क्या है, 0। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होने वाला है, 0। तो यही आपका पहला प्रॉपर्टी है। कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका मान लीजिए कि क्या हो ये, तो इसमें क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ C1 आर 0, C1 का सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, 0। तो प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी एक स्पेसिफिक रो या कॉलम 0 है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, बिना सॉल्व किए हुए। अगर आप मतलब आपको अगर प्रूफ चाहिए इन चीजों का कैसे 0 हुआ, तो आप एक्सपेंड कीजिए ना, R1 से R2 से R3 से। पिछले वीडियो में बताया गया एक्सपेंडिंग के बारे में, उसको देख लीजिए। तो आप ऐसे भी करेंगे सॉल्यूशन। तो इसको पहले लिख लीजिए आप, ठीक है ना, कि पहला प्रॉपर्टी क्या कहना है, ठीक है, उतारें। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ गया, ठीक है, सारा उतार लेंगे और कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस तरह से दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी का कहना है कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम, किसी 2 रो या 2 कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम, कोई 2 रो या 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। कॉन्सेप्ट यही कहता है, कोई 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग फटाफट से। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं कि कोई 2 रो, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसमें क्या है, C1 और आपका C3 क्या है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, है ना। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। समझ आ रहा है, इसको लिखिए। तो पहले से एक और एग्जांपल देते हैं, एक और आपको हम एग्जांपल देते हैं। इसमें आप रूल तो समझ चुके हैं, एग्जांपल देखिए फटाफट से एक और। जैसे कि इस तरह भी हो सकता है, कुछ भी ना, जैसे कोई डिटरमिनेंट है A B C 1 2 3 A B C, तो क्या है इसमें, R1 और R3 क्या है, R1 एंड R3 क्या है आपका, आइडेंटिकल है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। समझ रहे हैं एकदम पूरा पूरी, कोई 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी, पहला फिर से रिवाइज कर देते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट का कोई एक स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम
जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, कोई दो रो या दो कॉलम सेम है, एकदम सेम एज इट इज, दोनों में एलिमेंट सेम है, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो इसको उतारे फटाफट से, फिर आगे चलेंगे हम लोग। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी की ओर देखेंगे। इसमें हम लोग बस प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करेंगे, सारा प्रॉपर्टी देख लेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है ना कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान कर देता है, तो मतलब कॉन्सेप्ट लगाएंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी रिलेटेड है एक्चुअल ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं हम। ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी डिटर्मिनेंट को सारे रोज को सारे कॉलम में चेंज करना। मतलब रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज को हम लोग सिंबल के रूप में, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है तो ट्रांसपोज को एटी या फिर आपको ए डैश भी दिखाते हैं। क्लियर है? ये होता है ट्रांसपोज का सिंबल होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। याद रखेंगे इस बात को। अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, उसका आप ट्रांसपोज लिए 80, तो दोनों का वैल्यू क्या होने वाला है, सेम रहेगा, यानी सिमिलर रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूं, पहले इसको लिखिए ना फटाफट से। ठीक है, देखिए एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी ले लीजिए ना, बस समझने के लिए ले लें। अब क्या करें, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी एटी निकालेंगे। तो अब क्या बोले थे कि रो को कॉलम में चेंज करना है, तो R1 को चेंज करेंगे किस में, ये जो R1 है वो चेंज हो रहा है किस में, C1 में, यानी A B C। और फिर से R2 किस में चेंज होगा, आपका R2 चेंज हो जाएगा C2 में, यानी D E F। और फिर आपका जो R3 है वो चेंज हो जाएगा C3 में, यानी G H I। क्लियर है? तो रूल यही था ना कि रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी R1 को चेंज करेंगे किस में, C1 में, R2 को चेंज करेंगे C2 में, R3 को चेंज करेंगे C3 में। क्लियर आ रहा है? तो ये इसका ट्रांसपोज होता है। तो जैसे ही आपका ये वाला वैल्यू क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है, बस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, बट वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो इसको उतारने पर थर्ड प्रॉपर्टी यही कहता है। ठीक, मिटाएं। तो अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी को समझने से देखिए कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं कि कोई एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई एक डिटर्मिनेंट है। क्लियर है? तो इसमें क्या कहता है कि कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, आपस में अदल बदल रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। बस यही रूल है। क्या कर रहे हैं, अगर आप मानिए कि C1 को चेंज कर दिए C3 में, C1 को चेंज कर दिए C2 में, तो बस कुछ नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है? क्लियर? क्या होने वाला है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इस पे बात कर रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि C1 को मान लीजिए कि C2 में चेंज कर दें, तो क्या होने वाला है, C1 का जगह C2 हो जाएगा, यानी देखिए C1 C2 C3, तो क्या होगा, आपस में इंटरचेंज, तो B E H और A D G आपस में अदला बदली हुआ, और जो आपका थर्ड है वो तो आपस में उतर जाएगा वैसे। तो बस क्या होने वाला है, इसका साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एक और एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे समझाते हैं अच्छे से कि कोई एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं ना कि आप चेंज कर दीजिए, आप मान लीजिए R1 को चेंज कर रहे हैं R3 में, तो क्या होने वाला है, R1 को चेंज कर रहे हैं, क्या है ये R1 R2 R3, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं आप R3 के साथ, क्या होने वाला है 7 8 9। उसके बाद आपका ये 1 2 3 इंटरचेंज, और जो कोई इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, ये रहेगा, तो क्या है क्लियर है? एकदम इजीली है, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो चौथा प्रॉपर्टी का कहना क्या है, किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कहने का मतलब है,
इंटरचेंज कर रहे हैं, मानिए कि R1 को R3 से किए हैं या फिर आप R2 को R3 से कर दिए, आपस में इंटरचेंज किए, अदला बदली किए, इंटरचेंज किए अगर आप, तो क्या होगा कि वो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपका प्लस है तो वो चेंज होकर क्या बनेगा, माइनस, अगर वो माइनस है तो प्लस बनेगा। क्लियर है? चलिए इसको उतारिए, इसके अंदर पांचवी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक है, तो मिटाएं। अब पांचवी प्रॉपर्टी को देखेंगे। चार तक तो क्लियर है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? तो पांचवी प्रॉपर्टी बहुत इजी है, एकदम एकदम इजीली है। ठीक है, देखिए फिर से कोई एग्जांपल आराम से, ABCDEFGHI, आप कुछ भी लेना, बस हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना, तो हम बस एक पैटर्न लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से, मतलब किसी रो में या किसी कॉलम में अगर आप क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझिए पहले अच्छे से, किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसी रो या उसी कॉलम में होगा, पूरे में नहीं होने वाला। समझने वाली बात है कि अगर आप R1 में मान लीजिए कि 2 मल्टीप्लाई किए हैं, तो R1 के सारे एलिमेंट में 2 आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसी में देख रहे हैं कि मानिए कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, R1 में आप क्या करें, किसी मतलब ऐसे हम सिंपली समझिए ना कि मानिए कि डिटरमिनेंट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम में आप बस मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई किए इसमें, तो क्या होने वाला है, आप मानिए R1 में किए तो 2A 2B 2C, और आपका DEF और GHI अपनी जगह। अब जरूरी नहीं है कि आप R1 में ही करें या R2 में ही करें, जिसमें मन हो उसमें कीजिए, बस वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही करेंगे और इसके अलावा कहीं और नहीं। ठीक है ना, मतलब ये चीज हमेशा याद रखेंगे। इसमें एक आध चीज और भी बताते हैं आपको, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझिए। कोई एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए 1 3 9 2 7 1 5 2 0, ये है। आप इसमें आप क्या कर रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट में आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ लीजिए किसी तरह से, यहाँ 2 से किया तो यहाँ 2 दिखा दीजिए। मानिए कि 2 से नहीं, आप इस डिटरमिनेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका मन मर्जी ना, आप किसी रो या किसी कॉलम में, हम किसी अभी रो में कितना अभी किसी कॉलम में करते हैं, मानिए कि हम मल्टीप्लाई करते हैं आपका कॉलम 3 में करते हैं, तो इन दोनों को वैसे ही उतार दीजिए 3 7 9, तो इसमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 6 45, 5 1 5 किसी भी 0 0 से 2 तो समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम में जाके बस मल्टीप्लाई करेंगे, सब में नहीं करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो इसको उतारिए फिर वापस। क्लियर है? देखिए जस्ट इसी से रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, बस इसी से रिलेटेड। इस कॉन्सेप्ट में हम आपको समझाए हैं कि, देखिए इसमें समझाए ना कि छठा वाला बता दे, इसमें समझाएं कि क्या हुआ कि किसी एक स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम से ही करना है। तो अगला प्रॉपर्टी कहता है कि कोई एक डिटरमिनेंट है, मान लीजिए 4 6 और 8 1 2 3 7 9 1, तो कह रहा है अगला ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट से आप कॉमन निकाल रहे हैं, तो सेम चीज किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकाल सकते हैं, सबसे नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो हम यहाँ से मान लीजिए कि आप हमको क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, R1 से निकाल रहे हैं कितना, 2 निकाल रहे हैं, तो क्या होने वाला है, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा आपका, देखिए वहाँ पे, तो R1 से निकाले तो 4 से 2 निकला तो 2, 6 से 2 निकला तो 3, और 8 से 2 निकला तो 4, बाकी ये सब अपनी जगह रह जाएगा। तो प्रॉपर्टी यही कहता है और कुछ नहीं कहता है, एकदम उसका जस्ट उल्टा है आपका 6 प्रॉपर्टी, कि अगर कॉमन निकालेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालेंगे, बस उसके एलिमेंट से। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए फटाफट से, एग्जाम्पल करना होगा तो एक और लिख देते हैं, कर लिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ भी 9 18 और 24, ठीक है, और 1 3 7 2 0 1, क्लियर है, ये बस ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, हाँ मतलब ये 1, तो इससे आप कॉमन निकाल के देखिएगा। ठीक है, सेम चीज लगाएंगे, कितना आपको निकालना है कॉमन, 2 3 4 जैसे भी निकालना है, मतलब कॉमन आप पे डिपेंड करता है कितना निकालना है। यहाँ से हम देखें कि 2 कॉमन मिला है तो 2 कॉमन निकाल दें,
तो इसमें देखिए 9 है, 18 है, 24, तो कितना, अगर 3 निकालना चाहते तो 3 निकाल दीजिएगा कॉमन। इसको लिखे क्या, देखिए उसमें अगर आपको 3 कॉमन निकालना हो तो 3 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप R1 से 3 कॉमन निकाल रहे हैं, क्या होने वाला है, देखिए 3 निकालें तो यार 3 तिया 9, 3 6 18, 8 तिया 24, 1 3 7 2 0 1। समझ आ रहा है। पहला प्रॉपर्टी क्या था, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में या कॉमन निकाल लें, सेम चीज है दोनों, ठीक है। तो इसको उतारिए फटाफट से, एक और आपका लास्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ बस, बेटाएं लास्ट प्रॉपर्टी समझिए। शुरू का 2 3 4 प्रॉपर्टी है ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आराम से चला सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी कहना है प्रॉपर्टी 7 का कि आपको ना मतलब ये एक्चुअल में मैक्सिमम जीरो के लिए कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम जीरो कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम जीरो, क्लियर है। तो देखिए अब इसमें क्या कहते हैं ना कि आप कोई एक डिटरमिनेंट आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए 1 3 7 2 3 1 और उसके बाद 1 0 2 है ना। तो इस डिटरमिनेंट में ना आपको मतलब उसका सॉल्यूशन को छोटा करने के लिए मैक्सिमम जीरो ढूंढने होता है। तो मैक्सिमम जीरो फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी रो में कुछ भी कर सकते हैं कि R1 में R2 को जोड़ दिए, या फिर R1 R2 में आप क्या किए R2 में R3 को जोड़ दिए, मतलब जोड़े, या फिर मान लीजिए R2 में क्या किए R2 में आप R3 को घटा दिए। आप ऐसे सेट कर रहे हैं इसको कि आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, क्लियर है। यही चीज आप सेम चीज कोई हो सकता है कि R1 में आप ऐसा केस मिले कि R1 में R2 R3 को जोड़े तो जीरो मिले, वो भी कर सकते हैं, कुछ भी घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, कोई लगना नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है मैक्सिमम जीरो के ऊपर, क्लियर है। तो सेम चीज वैलिड होता है कॉलम के लिए भी, कोई भी हो सकता है कि C1 में कोई C3 को जोड़ा तो उसको जीरो मिल गया, C2 में क्या किया C2 में C3 को घटाया तो उसको जीरो मिल गया, C1 में क्या किया कि C1 में वो C3 को जोड़ा फिर से C2 को जोड़ा तो उसको जीरो मिल गया। तो बस वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, बस उसको क्या चाहिए मैक्सिमम जीरो चाहिए, तो वो इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को करके दिखाते हैं, ये सब पहले आप लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है, मिटाएं, अपना क्या है मैक्सिमम जीरो। तो जो क्वेश्चन है उसको यहाँ लिखते हैं फटाफट से, 1 3 7 2 3 1 1 0 2, क्लियर है। मैक्सिमम जीरो चाहिए तो क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। तो देखिए यहाँ दिख रहा है ना, ये जीरो ऑलरेडी एक जीरो और यहाँ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो क्या करते हैं कि R3 में हम R1 को घटा देते हैं, देखिए R3 में R1 को घटाएंगे तो देखिए खत्म हो जाएगा जीरो, तो देखिए क्या बनेगा। तो मेरा काम R3 में होना है ना, तो R1 और R2 को उतार लीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह में, क्लियर। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि R3 में R1 को, यानी कि 1 से 1 जाएगा तो जीरो, 0 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा क्या, तो -3। अब देखिए 7 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -5, एक जीरो मिला। तो कैसे भी कुछ भी कीजिएगा, आपको क्या करना है मतलब मैक्सिमम जीरो ढूंढना है किसी कॉन्सेप्ट को लगा के कि जहां आपको मैक्सिमम जीरो मिले। कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बार आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, बस इस वीडियो को एंड करेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है आपका, कोई एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 1 2 5 7 9 2, तो मैक्सिमम जीरो ऐसे भी एक्सपेंड करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम जीरो के पीछे भागते हैं क्योंकि सॉल्यूशन को छोटा करना है, क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 1 है 1 है 2 है 2 है, तो क्या करें कि R1 में हम लोग क्या करते हैं कि R2 को घटा देंगे। तो देखिए अगर R1 में R2 को घटा दे तो क्या होता है, तो 1 से 1 गया तो 0, 2 से 2 गया तो 0, 3 से 5 जाएगा तो कितना -2 बचेगा क्या। उसके बाद इन सब में तो कुछ नहीं किए हैं तो इन सबको वैसे ही रहने देते हैं, 7 9 1। अब देखिए 2 जीरो आ गया, तो जैसे 2 जीरो आ गया तो एक्सपेंड करना आसान हो गया ना। अब मानिए कि आपको अगर एक्सपेंड करता है R इससे R1 से करता है तो जीरो के लिए एक्सपेंड करेगा तो सॉल्यूशन कितना बहुत आसान हो जाएगा, एकदम छोटा। तो मतलब यही आपका प्रॉपर्टी है सारा का सारा। नेक्स्ट वीडियो में ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए। आज सबसे पहले आप सातों प्रॉपर्टी को पढ़िए, 2-3 बार समझिए, नहीं समझ आएगा तो कमेंट करेंगे कि कहाँ समझ नहीं आया, उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चंस वगैरह हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
तो जुड़ जाइए अंसारी मैथ के साथ, हमारा 12th का से इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।